एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Saqib Khan, your English lecturer. Dear students, how are you? I hope you are doing good. And before starting my lecture, I would definitely start from the precautions of COVID-19 coronavirus, जो मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूँ। उसी तरह से आज फिर आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको याद करवाना चाहूँगा कि you need to keep yourself safe। और वो आप कैसे रख सकते हैं? यू नीड टू स्टे होम इन ऑर्डर टू स्टे योर सेल्फ सेफ। क्योंकि अगर आप सेफ रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके घर वाले, आपके अजीज़ व क़ारिब, आपके नियर एंड डियर वंस, दे विल रिमेन सेफ ऑल्सो। बहुत ज़रूरी है इसमें आपको बार बार हाथ धोना, और मैं अक्सर बता चुका हूँ कि जब भी आप हाथ धोना चाहें तो पानी से, साबुन से इसको धो सकते हैं। उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं। मास्क शुड ऑलवेज़ बी यूज्ड, क्योंकि उससे आप प्रिवेंशन जो है वो करते हैं इसकी ट्रांसमिशन की, वायरस की। उसके अलावा आपने हाथ नहीं मिलाना और ना ही किससे गले मिलना है, क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना, ये सबसे ज़रूरी बात है। कोविड-19 के हवाले से जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के हवाले से वो ये है कि मैंने एक कोटेशन लिखी है आपके सामने वाइट बोर्ड पे, जिसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। आप तो किसी भी काम में देर कर सकते हैं लेकिन वक्त नहीं करता। वक्त हमेशा अपनी एक मखसूस और अपनी एक मुस्तकिल परपेचुअल कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चलता चला जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप वक्त को पीछे छोड़ दें या आप अपने जो काम हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे दें, तो आपको हमेशा वक्त से आगे निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप वक्त को कैच करने की कोशिश ज़रूर करें। कभी भी ये ना सोचें कि ये जो आज का मेरा काम है इसको मैं कल पे कर लूँगा, क्योंकि फिर वो हमेशा देर है। कोशिश करें जो काम है वो आज के आज उसको निपटा के फिर आगे बढ़ें। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे अपनी लाइफ में। याद रखें कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सीखने की है तो टाइम मैनेजमेंट है। और ये भी याद रखें बच्चों साथ साथ कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो सेल्फ़ डिसिप्लिन के बगैर कभी नहीं आती। आप जब तक सेल्फ़ डिसिप्लिन नहीं होंगे, अपने ज़ात के ऊपर आपको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं होगा, आप एक डिसिप्लिन के आदी नहीं होंगे, तब तक आप टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू अचीव टाइम मैनेजमेंट यू गॉट टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। एंड हाउ यू कैन बिकम सेल्फ डिसिप्लिन्ड? बाय मेकिंग द हैबिट्स ऑफ डूइंग और कंप्लीटिंग द टास्क्स विद इन द डेडलाइंस। जो काम करने की डेडलाइन आपको दी गई है उसको हमेशा मीट करने की कोशिश करें, कोलैबोरेट करें उसको। ये ना करें कि अगर आपको एक काम करने के लिए डेट बता दी गई है कि लेट से कल का टाइम है और आप कोशिश करेंगे मैं उसको कल जाके आखिरी 1 घंटे में कंप्लीट करूँगा, उसमें आप डेडलाइन को मीट नहीं करते और ना ही आपकी जो काम की क्वालिटी है वो उस तरह से निखर के सामने आती है, बल्कि आपके काम की और आपके पोटेंशियल की जो क्वालिटी है वो हमेशा से कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी इस तरह काम करने से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश करें, आप हमेशा स्टार्स की तरह जो है वो ट्विंकल करें और शाइन करें, लोग आपको जानें, आपके नाम से जानें, तो उसके लिए फिर आपको वक्त की बहुत ज़्यादा कदर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। आप तो डिले कर सकते हैं, आप ये अफोर्ड कर सकते हैं डिले करना, लेकिन टाइम नहीं कर सकता और आपके लिए कभी वक्त रुका नहीं करता। तो वक्त जितना ज़्यादा आप वक्त की पाबंदी करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते चले जाएंगे। दोबारा इस बात पे जोर दे रहा हूँ, हो सकता है कि अभी आपके बहुत छोटे मासूम इनोसेंट माइंड्स को ये बात इस तरह से अट्रैक्ट ना करे, स्ट्राइक ना करे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने अंदर सेल्फ़ डिसिप्लिन पैदा करना है। सेल्फ़ डिसिप्लिन पैदा करने से ही आप अपने अंदर टाइम को मैनेज करने की एबिलिटी पैदा कर सकते हैं। और जिसने अपने टाइम को मैनेज कर लिया और टाइम को मैनेज करना सीख लिया, उसके लिए फिर कोई बाउंड्री नहीं है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए कोई हदूद नहीं है, वो फिर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है लोगों की। तो एक छोटा सा मैसेज था जो मैं आपको देना चाह रहा था। आज हमने जो लेक्चर है उसका आगाज़ करना है। ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है जिसको हमने आगाज़ करना है। पेज नंबर 168 पे आप अपने नोट्स पे पेज नंबर 168 पर आएंगे। एक बात जो बच्चों मैंने आपको बतानी है वो ये है कि आप सब लोगों के पास अपने नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि हम तमाम तर जो चीज़ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपना सिलेबस जो है उसको कवर करें, वो हम नोट्स से कर रहे हैं। तो नोट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नोट्स हासिल करने के लिए आप अपने रिस्पेक्टिव
जो कैंपसेस हैं वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। तमाम मज़ामीन के जो नोट्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। जाने से पहले जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव नंबर है इंचार्ज का या जो भी ऑफिस के इंचार्ज हैं उनका, उन्हें कॉल करके एक बार टाइमिंग ज़रूर कन्फर्म कर लें, ताकि ये ना हो कि आप जाएं तो आप लेट हो गए और तब तक ऑफिस बंद हो गया हो। तो टाइमिंग कंफर्म करके ज़रूर वहाँ तशरीफ़ ले जाके अपने नोट्स जो हैं वो ग्रैब करें। तमाम नोट्स की जो कॉपीज़ हैं वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आप इस ऑनलाइन जो प्रोग्राम है उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। तो लेटर जो है वो हमने करना है, मैंने आपको लेटर का जो पेज का नंबर है वो बता दिया, पेज नंबर 168 लेटर राइटिंग आज हम कर रहे हैं। तो लेटर नंबर 3 जो है बच्चों वो आज हमने करना है। इसका टाइटल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और फिर आप मीनवाइल अपने नोट्स जो हैं उनके पेजेस 168 खोल लें। लेटर नंबर 3 है जी, ले बच्चों ये टाइटल है हमारे पास, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अपनी सिस्टर को आपने एक ख़त लिखना है जिसमें आपने उसको कंग्रेचुलेट करना है, उसको मुबारकबाद देनी है उसके एग्जामिनेशन में, इम्तहानात में उसकी कामयाबी। मैंने आपको बताया था कि हमें जो सैल्यूटेशन लिखना है वो किसके नाम पे लिखना है, हमें यहीं से टाइटल से ही कंफर्म हो जाएगा। लिहाजा हमने यहीं से कंफर्म कर लिया कि ये सिस्टर के नाम पे ख़त लिखा जा रहा है। सैल्यूटेशन में आप डियर सिस्टर लिखेंगे और इसकी तमाम तर जो डिटेल्स थी पैटर्न के हवाले से, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको हमने बहुत ही डिटेल्ड और वेल एलेबोरेटेड मैनर में अंडरस्टैंड किया था अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में। उम्मीद है कि आप उसको याद रखेंगे और राइटिंग की प्रैक्टिस, लेटर की राइटिंग की प्रैक्टिस जो है बार बार करें। उसकी वजह क्या है कि जब तक आप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे लेटर को लिखने की, तब तक आप पैटर्न पे मुकम्मल तौर पे वूर हासिल नहीं करेंगे। एंड इफ़ यू डोंट गेट मास्टर इन दी पैटर्न ऑफ द लेटर, तो यू विल नॉट एबल टू गेट योर कंप्लीट मार्क्स इन लेटर पोर्शन। मैंने आपको बताया था 8 नंबर का ये पोर्शन है, 8 नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं। यू कैन ऑब्टेन फुल मार्क्स इन इट। और वो कैसे आप कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग इट मोर एंड मोर। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से वहाँ पे पेपर में अटैम्प्ट कर सकें और आपको उसके मार्क्स मिल सकें। तो बच्चों स्टार्ट हो रहा है वहीं से, हमारे पेज के अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। और एग्जामिनेशन हॉल का मैंने आपको बताया था कि ई एग्जामिनेशन का हमेशा कैपिटल रहेगा और हॉल का एच हमेशा कैपिटल रहेगा। तो एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद कॉमा है। देन आप नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे सिटी ABC। सी कैपिटल होगा, ITY उसी तरह होगा। एक लेटर का स्पेस देके, यानी कि जिसमें हम A लिख सकें या B लिख सकें, एक हर्फ का स्पेस देके A कैपिटल लिखेंगे, डॉट B कैपिटल, डॉट C। इसके बाद डॉट लिखना ऑप्शनल है। इसके बाद आप डेट लिखेंगे। डेट मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से, आपको ये बात याद कराई थी कि आपने जो मंथ का नेम है दैट शुड बी इन कंप्लीट स्पेलिंग्स। आपने उसका अब्रीविएशन नहीं लिखना, पूरा आपने जो उसका स्पेलिंग्स हैं वो लिखने हैं। मसलन फरवरी है तो FEBRUARY। यू आर सपोज टू राइट कंप्लीट स्पेलिंग्स ऑफ द मंथ्स नेम। तो मार्च 6, उसके बाद कॉमा, आगे जो ईयर है 2020 और फुल स्टॉप। ये आपका लेफ्ट अपर कॉर्नर पे एड्रेस है, किसका? एड्रेस ऑफ सेंडर, भेजने वाले का पता। इसके बाद बच्चों एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे डियर सिस्टर, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया अपने टाइटल से कि हमने किसके नाम पे लिखना है, सिस्टर के नाम पे। तो जो सैल्यूटेशन है वो हम सिस्टर के नाम से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर का D कैपिटल है और सिस्टर का S कैपिटल है, ये भी आपने याद रखना है, डियर सिस्टर। इसके बाद कॉमा है। अब मैं इसकी बॉडी जो है लेटर की वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि जो पैटर्न है दैट विल रिमेन द सेम इन ऑल द 15 लेटर्स। जितने आपके पास 15 के 15 लेटर हैं उन सब के अंदर आपका जो पैटर्न है दैट वुड रिमेन सेम। फ़र्क क्या आएगा, चेंज क्या होगा, वो बॉडी होगा। तो बॉडी में अगर आप देखेंगे नोट्स में भी तो मैक्सिमम 4 से 5 लाइंस होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो सिर्फ 4 से 5 लाइंस आपको याद करनी पड़ेंगी हर एक लेटर की, और आपके 15 के 15 लेटर तैयार हो जाएंगे। और 15 के 15 लेटर तैयार होने का मतलब क्या है कि आप इसमें फुल
8 मार्क्स जो है वो गेन करने के काबिल हो गए हैं। तो मैंने आपको बहुत कैलकुलेटेड वे में बताया कि आप किस किस तरह से मार्क्स को गेन कर सकते हैं। जैसे हमने कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस किया था तो उसमें भी आपको ये लगा था कि 10 नंबर लेना इज़ नॉट अ बिग डील, एट दोज 10 नंबर्स आर ऑलरेडी इन योर पॉकेट। तो बिल्कुल इसी तरह दीज 8 नंबर्स कैन ऑल्सो बी इन योर पॉकेट अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। तो बॉडी है बच्चों इसकी, हाउ ग्लैड आई एम टू सी योर रिजल्ट इन दी गैजेट। हाउ ग्लैड मैं कितना खुश हुआ, आई एम मैं हूँ, टू सी योर रिज़ल्ट आपका नतीजा, आपका रिज़ल्ट देके, इन द गैजेट। गैजेट जो है ये एक किताब होती थी जिसमें रिज़ल्ट को शाया किया जाता था। गैजेट किताब कह लें, इसको मजमूआ कह लें। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और इंटरनेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और एक्सेसिबल है हर एक के लिए, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए अब जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स बना ली गई हैं तमाम बोर्ड्स की जानिब से, और उनके ऊपर जो रिज़ल्ट होता है वो उसको अनाउंस कर दिया जाता है। प्रीवियसली ऐसा नहीं होता था क्योंकि तमाम के पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और ना ही लोग इसको एक रिलायबल सोर्स समझते थे। तो क्या किया जाता था, बाकायदा तौर पे किताबी शक्ल के अंदर रिज़ल्ट जो है वो तमाम तर उस बोर्ड के, लेट से हम लाहौर बोर्ड की बात करें, 22 लाहौर की बात करें, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, तो ये वाला बोर्ड क्या करता था, जितने लोगों ने उस साल इस बोर्ड के तहत, इस बोर्ड के ज़रिए से पेपर दिए होते थे, उन तमाम के रोल नंबर्स शाया किए जाते थे, उनके साथ उनके नाम और साथ में उनके मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, और बताया होता था आगे कि फ़ेल है, पास है या कंपार्टमेंट है। तो ये सारी डिटेल्स एक किताब में छपती थी और फिर वो किताब के ज़रिए से जाके लोग अपना अपना रिज़ल्ट जो है चेक करते थे, तो उसको बच्चों गैजेट कहा जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये गैजेट यकीनी तौर पे अभी छपते हैं, लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया है, इंटरनेट एक्सेसिबल है हर एक के पास, तो लिहाजा आप क्या करते हैं, लोग वो जो भी बोर्ड्स हैं वो अपने रिज़ल्ट्स को वेबसाइट्स के ऊपर अनाउंस कर देते हैं और वहाँ से जो रिज़ल्ट है वो सारे लोग देख लेते हैं। तो ये कह रहा है, आई एम सॉरी हाउ ग्लैड आई एम टू सी योर रिज़ल्ट इन द गैजेट। मैं गैजेट में आपका नतीजा देख के बहुत खुश हुआ। और यू हैव पास्ड योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम विद डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन इज़ अ वर्ड which needs to be translated. इम्तियाज़ी हैसियत। इम्तियाज़ी हैसियत का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करके। यू हैव पास योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला इस्तेमाल किया गया है। यू हैव पास्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है बच्चों। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला यू हैव पास्ड, आप पास कर चुके हो योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम, अपना मैट्रिक का इम्तिहान, विद डिस्टिंक्शन, इम्तियाज़ी हैसियत से। तो आपने इम्तियाज़ी हैसियत से, इम्तियाज़ी नंबर लेके, बहुत ज़्यादा नंबर लेके मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो पास कर लिया। यू हैव सिक्योर्ड 90% मार्क्स, और आपने 90% नंबर हासिल किए हैं। हाउ गुड इट इज़, ये कितना अच्छा है। ये यहाँ पे सवाल नहीं है, जो हमने पढ़ा था कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हमने पढ़ा था कि हाउ कोल्ड द नाइट इज़, रात कितनी सर्द है, बिल्कुल उसी तरह हाउ गुड इट इज़, ये कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला इस्तेमाल किया गया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, अपने दिल की गहराइयों से। ऑन योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, आपकी शानदार कारकर्दगी पर। आपकी शानदार कारकर्दगी पर मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोर का मतलब होता है इंतहाई गहराई या तह। कोर ऑफ माई हार्ट, अपने दिल की इंतहाई गहराई से, दिल की तह से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी शानदार कारकर्दगी पर। मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको नवाजे, विद सक्सेस, कामयाबी से, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर हलके में। ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर हलके में अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। इंडीड, दर हकीकत। दर हकीकत, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड
फॉर द होल ऑफ आर फैमिली, हमारे तमाम पूरे ख़ानदान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। सो व्हेन मे आई एक्सपेक्ट आ पार्टी फ्रॉम यू, तो मैं आपसे एक पार्टी की उम्मीद कब तक रखूँ। विद बेस्ट विशेज़, मेरी नेक ख्वाहिशात के साथ, योर्स अफेक्शनेटली। अब ये जो विद बेस्ट विशेज़ है ये हमारा क्या था, क्लोजिंग फ्रेज़। अब इस क्लोजिंग फ्रेज़ को मैंने आपको बताया था कि जहाँ से हम लेटर ऑफ द बॉडी स्टार्ट करते हैं, हाउ ग्लैड आई एम, वहीं से बिल्कुल उसी अलाइनमेंट में, उसी सीध में, उसी लाइन से आपने इसको स्टार्ट करना है क्लोजिंग फ्रेज़ को। विद बेस्ट विशेज़, अपनी शानदार विशेज़ के साथ, मेरी बहुत शानदार ख्वाहिशात के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ। और जब आप इसको एंड करेंगे तो यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लिखना है। जब आप अपनी क्लोजिंग फ्रेज़ लिख चुके हो, क्लोजिंग क्लॉज लिख चुके हो, वहाँ पर आपने एक लाइन छोड़ के अपना सब्सक्रिप्शन लिखना है, योर्स अफेक्शनेटली। याद रखें कि योर्स का वाई कैपिटल रहेगा, ओ यू आर एस रहेगा, कॉमा नहीं आएगा अंदर, और अफेक्शनेटली का ए कैपिटल नहीं होगा, वो स्मॉल रहेगा। तो अफेक्शनेटली और उसके बाद कॉमा, एंड देन एक्स डॉट कैपिटल वाई डॉट कैपिटल जी। यहाँ पे हमारा लेटर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। सिस्टर को आपने ख़त लिखा था इम्तिहान में, उसकी कामयाबी की मुबारकबाद देने के लिए। इसी तरीके से हम अब लेटर नंबर 4 जो है वो देख लेते हैं, और मैं इसका टाइटल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पेज सेम रहेगा बच्चों। जी, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट दैट यू हैव जस्ट टेकन। अपनी वालदा को ख़त लिखें और उस टेस्ट के बारे में, उस इम्तिहान के बारे में बताएं जो अभी अभी आपका हुआ है। तो इसमें भी हमने आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमने इसमें सैल्यूटेशन किसको लिखनी है, किस रिश्ते के नाम पे ये ख़त जा रहा है। तो ऑब्वियसली हम राइट लेटर टू योर मदर, इनको हम ख़त लिख रहे हैं, वालदा को ख़त लिख रहे हैं, और उसमें हम बयान करेंगे कि जो भी हमारा हाल ही में इम्तिहान हुआ है, टेस्ट हुआ है, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है। तो उसी तरह बच्चों, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको राइटिंग प्रैक्टिस करें पेपर के लेटर के पैटर्न को, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। अगर आप इसमें मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितना मैक्सिमम आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप मार्क्स को इंश्योर कर लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते और आप इसमें रहते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट कर लूँगा, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। अटैम्प्ट आप ज़रूर कर लेंगे लेकिन मार्क्स उस तरह से आपको नहीं मिल सकेंगे। तो मार्क्स गेन करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है उतने ज़्यादा मार्क्स आपके इंश्योर हो जाएंगे। सो सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, आपको याद होगा एग्जामिनेशन का ई कैपिटल रहेगा, हॉल का एच कैपिटल रहेगा, इसके बाद कॉमा है, CITY, एक जो लेटर है एक हर्फ जितना स्पेस, ए कैपिटल डॉट बी कैपिटल डॉट सी कैपिटल। तीसरी लाइन में आप मंथ का नेम लिखेंगे अप्रैल, APRIL, अप्रैल। उसके बाद जो डेट है 7th, और कॉमा के बाद एक कॉमा लिखेंगे, उसके बाद आप अपना ईयर का जो नंबर है वो लिखेंगे 2020, और इसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। किसका एड्रेस था ये, हम बार बार डिस्कस करते हैं, किसका एड्रेस था, सेंडर का एड्रेस, जो कि हम कहाँ पे लिखते हैं, अपने लेटर के जो लेफ़्ट अपर कॉर्नर है उसके अंदर। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो जो आपका पेज है आपके सामने, उसका जो लेफ़्ट अपर कॉर्नर है उसमें आप उसको लिखेंगे। आपने याद रखना है, यहीं पे हमारे पास नोट्स में भी इस तरह मेंशन्ड है। इसके बाद डियर मदर। अब डियर मदर क्यों आए, क्योंकि सैल्यूटेशन हमें बता दिया गया था कि आपने किसके नाम का लिखना है, आपने वालदा के नाम पे ख़त लिखना है। तो डियर का डी कैपिटल है, मदर का एम कैपिटल है, डियर मदर। इसके बाद कॉमा लिखेंगे आप। अब मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर आपको याद हो, थोड़ा इसको रिकॉल करें अपनी मेमोरी को। जी, जहाँ पे आप सैल्यूटेशन लिख रहे हैं, जो भी आप रिलेशन लिख रहे हैं, जो उनका नाम है, लेट से मदर है, तो आप उनके सेकंड लेटर से, सेकंड लेटर कौन सा है, ओ के नीचे से आप स्टार्ट करेंगे अपनी बॉडी ऑफ द लेटर। आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। पहले मैं एक बार पूरा लेटर पढ़ लेता हूँ, फिर हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं। डियर मदर, आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट अ लेटर अर्लियर. Actually, the principal quite suddenly announced the test schedule.
They were hardly 3 days. I was very busy in preparation of those exams. Yesterday, the exams were over. My performance in the exams is not up to the mark, as I was not prepared for them. Secondly, one of my teachers went for offering Hajj, so I could not gain much guideline in chemistry. Anyhow, I'll make up my deficiency later on. In next exams, I'll show you better results. Please convey my salam to all at home. तो ये बच्चों लेटर है, अब हम इसको प्रॉपरली ट्रांसलेट करते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें. आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है. आई डिड नॉट राइट अ लेटर अर्लियर, कि मैं पहले आपको ख़त नहीं लिख सका या मैंने पहले आपको ख़त नहीं लिखा. अब आई डिड नॉट जहाँ आ गया तो उसका मतलब है कि पास्ट इनडेफिनेट की बात हो रही है. पास्ट में जो वाक़या होता है उसको जब हम नेगेटिव करते हैं तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पर रोट नहीं लिखा गया, ना ही रोट इस्तेमाल होना है. तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर अर्लियर, मैं इससे पहले आपको ख़त नहीं लिख सका या मैंने इससे पहले आपको ख़त नहीं लिखा था, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ. एक्चुअली हकीकत में या दरअसल द प्रिंसिपल साहब ने क्वाइट सडनली, क्वाइट मैंने आपको उस दिन बताया था, 3 वर्ड मैंने आपको बताए थे. क्वाइट का मतलब क्या था उसमें, QUITE, बिल्कुल. तो बिल्कुल, उसके बाद सडनली, अचानक, बहुत अचानक या बिल्कुल अचानक, अनाउंस्ड, ऐलान कर दिया था, द टेस्ट स्केड्यूल, हमारे टेस्ट की डेट शीट का स्केड्यूल, उसका जो दौरानिया या जदूल होता है उसका. तो हमारे टेस्ट का जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल था या उसकी जो डेट शीट थी उसको अचानक से जाके ऐलान कर दिया था, अचानक से हमारे प्रिंसिपल साहब ने वो अनाउंस कर दिया था. असल में ये वजह थी. देयर वर हार्डली 3 days, और एग्ज़ाम्स की, उन टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए हमारे पास सिर्फ महज 3 दिन का टाइम था. आई वॉज़ वेरी बिजी इन प्रेपरेशन ऑफ दोज एग्ज़ाम्स. प्रेपरेशन मीन तैयारी. मैं इन इम्तहानात की, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था. येस्टरडे द एग्ज़ाम्स वर ओवर, और कल ही इम्तहानात ख़त्म हुए हैं. माई परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम, परफॉर्मेंस कहते हैं कारकर्दगी को. माई परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम्स इज़ नॉट अप टू दी मार्क. अप टू दी मार्क मुश्किल वर्ड तो नहीं है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं. अप टू द मार्क होता है बच्चों मयार के मुताबिक. तो माई परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क. अप टू द मार्क अकेला लिखा हो तो म्यार के मुताबिक, नॉट अप टू द मार्क म्यार के मुताबिक नहीं है. मेरी कारकर्दगी म्यार के मुताबिक नहीं है इन इम्तहानात में. माई परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम्स इज़ नॉट अप टू द मार्क. इम्तहानात में मेरी कारकर्दगी मयार के मुताबिक नहीं है, आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है. एज़, चूँकि, आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देम, चूँकि मैं इनके लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि मैं इन इम्तहानात के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा मेरी कारकर्दगी इन इम्तहानात में मयार के मुताबिक नहीं है. सेकेंडली, दूसरा, वन ऑफ़ माई टीचर्स, यानी कि इसके अलावा जो एक और रीज़न है वो क्या है, वन ऑफ़ माई टीचर्स. जब वन ऑफ़ लिखा जाए तो इसके बाद याद रखें कि जो भी नाउन आता है वो प्लूरल में आता है. वन ऑफ़ माई टीचर्स, मेरे साथीज़ा में से एक, मेरे साथीज़ा में से एक वेंट फॉर ऑफरिंग हज, हज अदा करने के लिए गए हुए थे. मेरे साथीज़ा में से एक हज करने के लिए गए हुए थे. सो बस आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सका, गेन हासिल, मच गाइडलाइन, ज़्यादा रहनुमाई इन केमिस्ट्री में. लिहाजा उनके हज पे जाने की वजह से मैं केमिस्ट्री में कोई खातर खा उनसे रहनुमाई हासिल नहीं कर सका. एनी हाउ, ताहम, आई विल मेक अप माई डेफिशिएंसी लेटर ऑन. डेफिशिएंसी होती है जी कमी, नक्स. किसी चीज़ में कमी वाक़ा हो जाना, ये डेफिशिएंसी है. एफिशिएंसी है उसकी काबिलियत. तो डेफिशिएंसी, आई विल मेक अप माई डेफिशिएंसी लेटर ऑन, मैं बाद में अपनी कमी को पूरा कर लूँगा. इन नेक्स्ट एग्ज़ाम्स, अगले इम्तहानात में. आई विल शो यू बेटर रिज़ल्ट्स, मैं आपको बेहतरीन नताइज या इससे बेहतर नताइज शो करूँगा, दिखाऊँगा. अगले इम्तहानात में मैं आपको इससे बेहतर नताइज दिखाऊँगा या उनकी यकीन दहानी कराता हूँ. आगे आपका क्लोजिंग जो फ्रेज़ है वो आ रहा है, प्लीज़ कन्वे माई इस्लाम टू ऑल एट होम. इट्स नॉट अ फ्रेज, इट्स अ क्लॉज. ये पूरा जुमला है. तो प्लीज़ कन्वे माई इस्लाम टू ऑल एट होम, घर में तमाम लोगों को मेरा सलाम कहिएगा, पहुँचाइएगा. कन्वे का मतलब क्या होता है, पहुँचाना. तो जैसे ही बच्चों आपका क्लोजिंग फ्रेज ख़त्म होता है आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है. सब्सक्रिप्शन उसी तरह से योर्स अफेक्शनेटली, वाई कैपिटल है, OURS, आर और एस के दरमियान में कोई कॉमा नहीं है, उसके बाद स्पेस है.
अफेक्शनेटली का ए उसी तरह स्मॉल है, AFFECTION, अफेक्शन लिख के एटली लिखना है, ATELY, और उसके बाद कॉमा। याद रखें यहाँ पे कॉमा आता है, फुल स्टॉप नहीं आता। इसी तरह कैपिटल X डॉट कैपिटल Y डॉट कैपिटल Z। यहाँ पे हमारे जो बच्चों आज 2 लेटर्स थे, लेटर नंबर 3, लेटर नंबर 4, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 और 2 पढ़े थे, जो आपके रिजॉल्व्ड कॉम्प्रिहेंशंस हैं, और आज हम आपके अनरिजॉल्व्ड कॉम्प्रिहेंशंस जो है उनको पढ़ेंगे। राइट बच्चों, हमने आज पेज नंबर 175 पे आपके नोट्स पे कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 एंड 4 जो है वो उसको आज पढ़ना है। तो आप पेज नंबर 175 खोलें। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, एक पैसेज आपको दिया होगा, उस पैसेज को आपने बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है, रीडिंग फॉर मीनिंग करनी है, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, उसका मफहूम निकालना है, फिर उसी का रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग होना है। आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। वंस यू आर डन विद द रीडिंग ऑफ द पैसेज, तब क्या होगा कि उसी पैसेज के नीचे आपको 5 या 6, मैक्सिमम 6 और जनरली 5 सवाल पूछे जाएंगे। उन 5 सवालों के जवाबात आपको देने हैं, और वो जवाबात देने के लिए यू आर फ्री टू मैंशन एग्जैक्ट वर्ड्स विच वर यूज इन द पैसेज ऑफ पैराग्राफ। जो अल्फाज वहाँ पे यूज़ किए गए हैं एग्जैक्टली वही लफ्ज़ आप वहाँ पे लिख सकते हैं। किन 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना था? पैसेज को केयरफुली पढ़ना है बार बार जब तक आप उसको अंडरस्टैंड ना कर लें। आपने जो सवालात पूछे गए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप बहुत वाज़ेह अंदाज में उनके मीनिंग को समझ जाएँ और फिर आप उसको आंसर कर सकें। क्योंकि आपके जो आंसर हैं वो आधे आपके सवाल में ही मौजूद होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी जो आंसर हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने जो आंसर है उसको उसी टेंस में लिखना है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मसलन अगर क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा रहा है तो आंसर पास्ट में दें, क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा गया है तो आंसर प्रेजेंट में दें। इसी तरह जिस पर्सन को इस्तेमाल किया गया, मसलन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन, जो भी पर्सन इस्तेमाल किया गया है उसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आपने जवाब देना है। ये बहुत ज़रूरी है, और रेपिटेशन नहीं करनी, बार बार सेम अल्फाज को, सेम जुमलों को दोहराना नहीं है, ये आपने काम करना है। इसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पेज नंबर 175 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जल्दी से इसको खोल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अ स्टैग was drinking at a stream। तो stag सबसे पहले तो हमने अंडरस्टैंड करना है what stag is all about। किसको कहते हैं जी stag? तो stag हम कहते हैं बारहसिंगा। बारहसिंगा का मतलब होता है जिसके सींग 12 होते हैं, और ये हिरन या डियर की उसमें से होता है, टाइप में से। नदी या नाला स्ट्रीम को कहते हैं। तो वंस अ स्टैग वॉज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम, एक मरतबा या एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बारहसिंगा एक नदी पे जो स्ट्रीम होती है उसमें पानी पी रहा था। ही हैपन टू सी, हैपन टू का मतलब होता है इत्फाकिया, अचानक से। ही हैपन टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, अचानक से उसने अपना अक्स जो है वो देख लिया, इत्फाक से उसने अपना अक्स देख लिया पानी के अंदर। ही वॉज प्लीज्ड, अब यहाँ पे प्लीज़ का लफ्ज़ जो है वो मेहरबानी करना नहीं है, यहाँ पे प्लीज्ड का मतलब है खुश होना, फ़ख्र होना। ये उसका एक और मीनिंग आज आपने सीखा, प्लीज्ड। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? खुश हुआ। ही वॉज प्लीज्ड टू सी हिज ब्यूटिफुल हॉर्न्स, अपने खूबसूरत हॉर्न्स को देखे बहुत खुश हो। हॉर्न्स किसको कहते हैं? हमें तो नॉर्मली हॉर्न्स जो है वो याद हैं अपनी गाड़ियों या बाइक्स के लिहाज से, लेकिन उसके सींग, जो उसके हॉर्न्स हैं उसके सर पे उगे हुए, उनको देख के बहुत खुश हुआ। बट वेन ही सॉ हिज थिन लेग्स, थिन पतली लेग्स टांगे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पतली पतली टांगे देखी, ही फेल्ट सैड, बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया। एज ही थॉट, क्योंकि उसने सोचा, दे वर अगली, अगली मीन बदसूरत, ये तो बहुत बदसूरत है, बदनुमा, बदसूरत। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने अपने जब हॉर्न्स हैं, जब अपने सींग देखे तो उसको बड़ा फ़ख्र हुआ कि मेरे तो बहुत शानदार सींग हैं, बहुत शान शौकत वाले सींग हैं, और मेरे सर पे बहुत जचते हैं। लेकिन जैसे ही वो अक्स पे अपने सर से उतरते हुए नीचे टांगों तक आया तो उसने देखा कि टांगें तो बहुत बारीक और बहुत पतली पतली हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बदनुमा और बदसूरत लगती। सडनली ही सॉ अ पैक ऑफ हाउंड्स एट अ डिस्टेंस। हमने पढ़ा था लास्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी हाउंड्स क्या होते हैं, तो कुत्तों का जो गौल है उसको हाउंड्स कहते हैं। तो पैक ऑफ हाउंड्स, वो पूरे जो अपना एक ग्रुप बना के हमलावर होते हैं, उस एक कुत्तों के गौल को उसने कुछ फासले पे, एट अ डिस्टेंस, अपने से कुछ फासले पे देखा अचानक। ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम,
वो इतना तेज़ भागा जितना तेज़ उसकी टांगें उसको लेकर जा सकती थीं। सून, जल्द ही, ही लेफ्ट द हाउंड्स फार बिहाइंड, उसने हाउंड्स को, उन कुत्तों के गौल को पीछे छोड़ दिया। He had to pass through a thick forest. He had to pass, उसको गुजरना था, through में से, a thick forest of bushes. Thick वैसे तो होता है मोटा, यहाँ पे होगा घना. Thick forest, घना जंगल. मीनिंग है घना जंगल. Thick forest of bushes. Bushes आपको पता है झाड़ियों को कहते हैं. तो उसे घने जंगल की झाड़ियों में से गुजरना था. His horns got caught in a bush. उसके वो शानदार, अजीम शान, अज़मत से भरे हुए जो सींग थे, जिनको देख के वो बहुत फ़ख्र कर रहा था, वो क्या हुआ बच्चों, वो झाड़ियों में फंस गए. He tried hard to pull his horns out. उसने बड़ी सख्त कोशिश की कि वो अपने सींगों को उन झाड़ियों से आज़ाद कर सके, बट ऑल इन वेन, लेकिन तमाम जो उसकी कोशिश थी, जद्दोजहद थी, वो रायगां गई. वेन का मतलब होता है बेसूद, बग़ैर फ़ायदे के. वेन बेसूद, जिसका कोई फ़ायदा ना हो. went all in vain. By now the hounds had come up. और अब तक वो जो शिकारी कुत्ते, उनका जो गौल था वो उस तक पहुंच चुका था. They fell upon him, वो उस पर टूट पड़े, and tore him to pieces, और उसको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर डाला. टीयर का मतलब होता है फाड़ना, टोर फाड़ा. ये सेकंड फॉर्म है, इसकी पास्ट फॉर्म है चीर फाड़ना या फाड़ा. तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चीर फाड़ कर डाला. यहाँ तक हमारी कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज था. आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको अंडरस्टैंड करना है. प्रैक्टिस का टाइम यही है. ऑब्वियसली पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक पैसेज को 10 से 12 बार पढ़ें, लिहाजा इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ें. इसके आगे इसके क्वेश्चन हैं, उनको अच्छे तरीके से आंसर करें. क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, व्हाट वाज द स्टैग डूइंग. तो क्या कर रहा था जी स्टैग. स्टैग हमने क्या पढ़ा था पहली लाइन में. स्टैग क्या कर रहा था, स्ट्रीम से पानी पी रहा था. तो सेम आपने आंसर लिखना है, द स्टैग वॉज ड्रिंकिंग वाटर. बारहसिंगा पानी पी रहा था. व्हाट डिड ही सी इन द वाटर, उसने पानी में क्या देख लिया. He saw his reflection, उसने अपना अक्स देखा. Why was he pleased, वो खुश क्यों था. He was pleased to see his beautiful horns, वो अपने खूबसूरत सींगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था. What made him sad, और किस चीज़ ने उसको उदास कर दिया. His thin legs made him sad, उसकी बारीक पतली पतली टांगों ने उसको सैड कर दिया, गमगीन कर दिया. Why did he run, भागा क्यों था. He ran for his life, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा था. How did his legs help him, किस तरह उसकी टांगों ने उसकी मदद की. His legs helped him to run fast, उसकी टांगों ने उसको तेज़ भागने में मदद फराहम की. तो ये थी हमारी कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3. अब हम कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्टोरीज़ में भी पढ़ा करते थे, आपकी कॉम्प्रिहेंशन में ही शामिल की गई है. बहुत इंपॉर्टेंट और एक तारीख़ी वाक़े पे मुश्तमिल है. ये स्टार्ट होती है बच्चों, किंग रॉबर्ट ब्रूस, बादशाह का नाम है. रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड. रूल्ड का मतलब होता है हुकूमत किया करता था. कहाँ पे, स्कॉटलैंड पे. तो स्कॉटलैंड एक मुल्क है, हमें पता है. स्कॉटलैंड के मुल्क का बादशाह था किंग रॉबर्ट ब्रूस. रूल्ड का मतलब होता है बादशाहत करना, हुक्मरानी करना, हुक्मरानी किया करता था. किया करता था. रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड. ही हैड बीन डिफीटेड, उसको बहुत बार शिकस्त दी गई थी, मैनी टाइम्स, बहुत बार, बाय द इंग्लिश, अंग्रेज़ फौजियों से. अंग्रेज़ फ़ौज उसको बहुत बार शिकस्त दे चुकी थी. ही रैन फॉर हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी बचा के भागता था. एंड हिड हिमसेल्फ इन अ केव. हिड छुपाया, हाइड की दूसरी फॉर्म है हिड, छुपाया. उसने अपने आप को छुपाया केव में. केव में पता है किसको कहते हैं, गार को. गार में छुपा लिया. उसने अपनी जान बचाई, जान बचाकर भागा और गार में छुप गया. ही हैड लॉस्ट ऑल होप टू विन, वो अपनी तमाम जो उम्मीद थी जीतने की कि वो फतह हासिल कर लेगा, वो हार बैठा था. एज ही ले देयर, जैसे कि वो वहाँ पे लेटा हुआ था,
आराम कर रहा था, छुपा हुआ था, थिंकिंग, ये सोच रहा था, इफ़ ही शुड गिव अप हिज स्ट्रगल और नॉट, कि आया उसको अपनी जिद्दोजहद छोड़ देनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. ही सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉबवेब. कॉबवेब उसका जो जाला होता है, जो मकड़ी ने जाला बुना होता है, उसने देखा कि एक मकड़ी या एक मकड़ा अपने जाले में, जो उसने जाल बुना होता है, उसमें जाने की ट्राई कर रहा था. इन द सीलिंग, सीलिंग छत को कहते हैं. छत, सीलिंग. अब सीलिंग किसको बोलते हैं और रूफ किसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा फ़र्क समझ लें. सीलिंग जो छत का अंदरूनी हिस्सा होता है, जिसको हम कमरे के अंदर बैठ के देख सकते हैं, वो सीलिंग है. और रूफ उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो हम छत के ऊपर जाके देख सकते हैं. तो जो गार की सीलिंग थी, जो अंदर वाला हिस्सा था, उसके ऊपर उसने अपना एक जाल, कॉबवेब बनाया हुआ था, और वो मकड़ा बार बार वहाँ जाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं होता था. It fell down again and again but did not give up its effort. बार बार गिरता. It fell down again and again. बार बार नीचे गिरता, लेकिन उसने अपनी जिद्दोजहद, अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ा. At last, आखिरकार, the little insect, insect कहते हैं कीड़े को, हशरात जिसको हम बोलते हैं. Little insect, little का मतलब बेचारा भी होता है और मासूम भी होता है. मासूम कीड़ा, बेचारा कीड़ा जो था, reached its home in its 9th attempt. आखिरकार वो बेचारा कीड़ा अपनी 9वीं कोशिश में, 9th attempt, जो 9वीं कोशिश थी, उसमें अपने घर जा पहुंचा. This gave courage to King Bruce. इस बात ने किंग ब्रूस को जुर्रत दी. उसने सोचा कि अगर ये एक इंसेक्ट होके, एक कीड़ा होके, हशरातुल अर्ज़ में से एक चीज़ होके हार नहीं मान रहा, गिव अप नहीं कर रहा, और इसके इख्तियार में भी बहुत छोटी सी चीज़ है, उसके बावजूद ये 8 बार गिरने के बाद 9वीं बार भी कोशिश कर रहा है, और फिर अल्लाह ताला ने इसको कामयाबी दे दी है कि अपने घर तक जा पहुंचा है. तो वाई नॉट मी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. मैं तो अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मुझे तो लाजमी तौर पे कोशिश करनी चाहिए. तो किंग रूस ने इस वाक़े से एक जुर्रत, एक हिम्मत पकड़ी. He made up his mind to fight. उसने दोबारा फैसला कर लिया कि वो लड़ेगा. And this time he won the battle. और इस बार उसने जंग जीत ली. क्वेश्चंस बच्चों पढ़ते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था, पैसेज था, पढ़ते हुए बहुत मज़ा आया, आपको सुनाते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसमें से एक करेज, एक हिम्मत, एक डिटर्मिनेशन, एक रेजोल्यूशन आपको मिलता है कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें, करना पूरे दिल से है, होल हार्टेडली करना है. कभी किसी काम को हाफ हार्टेडली ना करें. हाफ हार्टेडली करने वाले काम से बेहतर है कि आप उस काम को ना करें, इनकार करने के मैंने काम नहीं करना. होल हार्टेडली करें, विद योर कंप्लीट फुल विल के साथ करें, डिटर्मिनेशन के साथ करें. बताएं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ. जो भी काम आपने करना है, जो भी टारगेट, जो भी गोल आपने सेट करना है, उसको अपने पास एक जगह पे लिख लें और अपने अजीज़ों कारब में, अपने घर में, अपने वालिद, अपने बहन भाइयों को ज़रूर वो शेयर करें. उसकी रीज़न क्या होगी कि आप अपने ऊपर एक निगरान मुकर्रर कर लेंगे. वो लोग आपसे बार बार पूछेंगे, वो आपको उसको फिर अनअटेंडेड नहीं जाने देंगे. आपके काम को बार बार पूछेंगे कि भैया आपने एक गोल सेट किया था, क्या हुआ उसका, कहाँ तक प्रोग्रेस है, क्या कर रहे हैं आप आजकल उसके बारे में. तो वो लोग फिर आपको किसी जगह पे भी ले बैक एटीट्यूड रखने नहीं देंगे, वो आपको बार बार जगाते रहेंगे. तो ये बहुत अच्छा और आसान काम होता है. जब भी कभी आप एक काम करना चाहें और आपको लगे कि मेरी जो अपनी लैकिंग है इन सेल्फ डिसिप्लिन, वो उसकी वजह से मैं इस काम में पीछे रह जाऊँगा, तो उसको शेयर कर लें अपने घर में किसी भी 2-3-4 अफराद के साथ, स्पेशली बड़ों के साथ करें, ताकि वो आपको पूछ सकें. और बार बार उनके पूछने से फिर क्या होगा कि आप वो काम करते जाएंगे. लिहाजा यहाँ में हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, बाय हुम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स. किसने बार बार, बहुत बार रॉबर्ट ब्रूस को हराया था. किंग रॉबर्ट ब्रूस हैड बीन डिफीटेड बाय द इंग्लिश आर्मी मैनी टाइम्स. बहुत बार, मुतादिद बार जो अंग्रेज़ फ़ौज थी, उसने किंग ब्रूस को हराया था. वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ, सेकंड क्वेश्चन है, कहाँ पे अपने आप को छुपाया उसने. ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव. उसने पहाड़ों में एक जो गार था, उसके अंदर अपने आप को जाके छुपा लिया. नंबर 3, व्हाट डिड ही सी इन द केव. केव में, गार में उसने देखा क्या था. ही सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉबवेब इन द सीलिंग इन द केव, ऑफ द केव. उसने केव की जो गार की छत थी, अंदरूनी छत थी, उसके अंदर एक जाला लगा हुआ देखा था, और देखा कि स्पाइडर जो है, जो मकड़ा है, वो बार बार वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, पहुँचने की कोशिश कर रहा है. आफ्टर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड द स्पाइडर सक्सीड. कितनी कोशिशों के बाद जो स्पाइडर था वो कामयाब हो गया. तो जी, द स्पाइडर सक्सीडेड आफ्टर मेकिंग 9 अटेम्प्ट्स. 9 कोशिशें करने के बाद
स्पाइडर जो था, वो मकड़ा जो था, वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। What lesson did King Bruce learn from the spider? और इस स्पाइडर से, इस मकड़े से किंग ब्रूस ने क्या सबक सीखा? किंग ब्रूस लर्न द लेसन ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। किंग ब्रूस ने ये सबक सीखा कि आप उस वक्त तक कोशिश करते रहें और बार बार करते रहें जब तक कि आप कामयाब नहीं होते। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गई। आज हमने कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 जो है उसको कंप्लीट किया है। बेसिकली हमने 2 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी हैं, 3rd एंड 4th। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से आ गया होगा, आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिए होंगे। साथ ही साथ जो 2 लेटर्स हमने पढ़े हैं उनके पैटर्न को और उनकी बॉडी को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनी तौर पे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। मैं बार बार आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि आप उसको 10 से 12 बार पढ़ें, लिखें, उसके बाद गलतियाँ निकालें, फिर लिखें, फिर पढ़ें, गलतियाँ निकालें। एक बार अगर आप एक लेटर पे ये प्रोसेस कर लें, जो कि हार्डली इट विल टेक अराउंड 20 to 25 मिनट्स, तो अगर आप हार्डली एक बार ये कर लेते हैं तो उसके बाद पूरा साल जब तक आपने ये टेस्ट में, अपने एग्ज़ाम्स में लेटर लिखने नहीं है, तब तक ये आपको भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है माइंड में एक इमेज को स्टैम्प करने का। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।